11th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट सेकंड यूनिट से रिलेटेड छोटे मोटे जो चैप्टर्स में छोड़ते आया था वो आपको बीच में पढ़ा रहा हूं। जो बेसिक इंपॉर्टेंट फिजिक्स था, जहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाना चाहिए, इंटीग्रेशन सिखाना चाहिए, वेक्टर सिखाना चाहिए, वो पोर्शंस में आपको सिखा चुका हूं। ओके, वेक्टर्स में भी अभी कुछ मैं लॉजिकल ट्रिक्स सिखाऊंगा, बट एक डिमांड आई थी, सर सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ा दीजिए। सिस्टम्स ऑफ यूनिट चैप्टर करके आपका एक छोटा सा चैप्टर है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, और मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का एक छोटा वीडियो बनेगा जिसमें सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को आपको समझना है। ओके, मतलब मेरा ये जो 11th क्लास का लेक्चर है, इसमें मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या है ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट? आप फिजिक्स में या अपनी डे टू डे लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप कपड़ा लेने गए, कपड़ा खरीदने गए, तो कपड़ा वो सामने वाला नाप कर देता है किसी एक फिक्स्ड लेंथ का, उसके पास एक रॉड होती है जिसको वो मीटर कहता है, और फिर उससे वो अपने को नापता है, नाप के देगा, मेजर करके देगा 3 मीटर 4 मीटर। एक स्टैंडर्ड उसने रॉड रखी है, उस रॉड को उन्होंने क्या कहा है? 1 मीटर। अगर अपन किसी किराना की दुकान पर जा रहे और कोई सामान खरीद रहे या सब्जी वाले से कुछ खरीद रहे, तो उसने कुछ स्टैंडर्ड बाट होते हैं उनके पास मेजरमेंट के, जिनसे वो क्या करते हैं? मेजर करके देते हैं कि फिक्स एक ½ kg का है, तो ऑल ओवर सभी दुकानदारों के पास वो ½ kg का जो बाट होता है वो एक जैसा होता है। ओके, और उससे मेजर करके देते हैं। तो ये यहाँ किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, मीटर, आप सेकंड, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसके मल्टीपल्स में अपन आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 5 kg चाहिए, मतलब जो 1 किलोग्राम था उसका 5 टाइम्स चाहिए। हमें 6 मीटर चाहिए, जो 1 मीटर था, 1 मीटर लंबाई होती, उसका 6 टाइम लंबा हमें चाहिए। ओके, तो एक यूनिट्स की जरूरत होती है फॉर मेजरमेंट। किसकी जरूरत होती है? यूनिट की जरूरत होती है। तो क्या हर जगह अलग होना चाहिए? खरगोन के लोग अलग कपड़े को मेजर करना चाहिए, इंदौर में अलग लोगों ने मेजर करना चाहिए, और मतलब अगर दूसरे के स्टेट में चले जाए तो अलग मेजर करना चाहिए क्या? नहीं ना। सभी दूर मेजरमेंट क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। और नॉट ओनली इन कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमने किसी चीज को 1 मीटर मेजर किया है तो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको 1 मीटर माना जाएगा। तो साइंटिस्टों ने एक जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम डेवलप करा, और स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के अंतर्गत कुछ स्केल्स बनाई, और उन स्केल्स को हम फॉलो कर रहे हैं आज भी, और उन्हीं स्केल्स के आधार पे हमारा यूनिट सिस्टम बना है। यूनिट सिस्टम में सबसे पहले यूनिट सिस्टम जो चला था वो था सीजीएस यूनिट सिस्टम, जिसको आज भी हम कुछ हद तक फॉलो करते हैं। सीजीएस यूनिट सिस्टम जो था उसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, मास को ग्राम में नापते थे, और टाइम को सेकंड में नापते थे। सीजीएस में जो लेंथ होती थी वो सेंटीमीटर में मेजर होती थी, जो मास होता था वो ग्राम में मेजर होता था, और टाइम किस में होता था? दैट इज इन सेकंड। ओके, ये था लेंथ के लिए, ये था मास के लिए, और ये टाइम के लिए। फिर आगे जाकर सीजीएस सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और कुछ कंट्री में एफपीएस सिस्टम चला। एफपीएस, इसको बोलते फुट पाउंड सेकंड। आज भी कई दुकानों में पाउंड का यूज होता है। जैसे केक खरीदने जाते हैं तो केक वाला पूछता है कितने पाउंड का चाहिए। पाउंड नियरली 400 ग्राम का जो होता है वो 1 पाउंड कहलाता है। 400 ग्राम का जो होता है वो लगभग 1 पाउंड का कहलाता है। अपन अगर किसी को बोल रहे 2.5 पाउंड, तो 2.5 पाउंड मतलब हम 1 kg कह रहे हैं। तो लंबाई को फुट में, फुट मतलब नियर टू फिट माने आप। ओके, लेंथ को फुट में, ये पाउंड में मेजर होती थी, और समय तो उस वक्त भी सेकंड में ही मेजर हुआ। समय जितने भी यूनिट सिस्टम थे उस सब में सेकंड में ही मेजर हुआ। तो एफपीएस चला। एफपीएस यूनिफॉर्मली नहीं फैला, और एफपीएस लिमिटेड एरिया में ही यूज हुआ, और धीरे धीरे कम भी होते गया। कुछ कंट्रियों में आज भी एफपीएस ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू किलोग्राम। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर आया एमकेएस।
ये MKS यूनिट सिस्टम आज भी मेजर होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। M फॉर मीटर, मतलब लेंथ को किस में मेजर किया गया, मीटर में माना गया स्टैंडर्ड। भले छोटी होगी, हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, परंतु जरूरत पड़ा तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को हम किस में मेजर करेंगे स्टैंडर्ड रूप से, किलोग्राम में, और टाइम को किस में करेंगे, सेकंड में। इस प्रकार से हमारा MKS सिस्टम डेवलप हुआ। फिर साइंटिस्टों ने जो जिनेवा में मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी हमको कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स मानना पड़ेगी। और उसके अंतर्गत एक मीटिंग में जो यूनिट्स बनी उसको हमने SI यूनिट सिस्टम कहा। क्या कहा, SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम जो था उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। क्या थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती जो किसी और यूनिट की मदद से डेराइव्ड नहीं होती है, ठीक है, वो खुद ही अपने आप में एक यूनिट है, उससे कई यूनिटें बनेगी परंतु किसी और से यूनिट्स नहीं बनती है। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन विद द अदर यूनिट्स। इज इट क्लियर? सो नाउ ध्यान दें, फंडामेंटल यूनिट में लेंथ के लिए क्या आया, मीटर आया, ओके। मास के लिए क्या आया आपका, किलोग्राम आया, ये तो आपको पता था, सर नई बात कुछ नहीं है। टाइम के लिए क्या आया, सेकंड आया। और करंट, जिसको आप 10th में बहुत याद करके आए हो, बहुत ही मेहनत करिए करंट के ऊपर 10th क्लास में, उसके लिए एम्पियर। एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर आपको चार्ज की यूनिट को एक्सप्लेन करना होगा तो चार्ज की नो डाउट कूलाम है, बट स्टैंडर्ड यूनिट आप कूलाम पर एम्पियर से, एम्पियर कूलाम पर सेकंड से एम्पियर को डिफाइन करते थे 10th में, ओके गुड। बट एम्पियर अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है। करंट के बाद आपने टेम्परेचर सुना होगा। हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ज्यादा बोलते हैं। किसमें बोलते हैं ज्यादा, डिग्री सेल्सियस में। और डॉक्टर्स जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जो हमको कहा जाता है कि यार 100 का टेम्परेचर हो गया, 99 है, 100 है, 101 है, ये जो कहा जाता है दैट इज इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, परंतु इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। क्या है, केल्विन, ठीक है। नाउ बुक्स को देखें भैया, है ना, ये जो नोट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखने में शॉर्टकट में लिख देते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, उसका सिंबल कैपिटल के है। फिर एक आता है आपका लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको बोला जाता है लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, लुमिनियस इंटेंसिटी। और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए यूनिट आई कैंडला। क्या आई, कैंडला। तो लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट थी वो थी कैंडला, और उसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD, कैंडला। और 1 2 3 4 5 6, अब जो 7th है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वास्तव में कहा जाए तो एटम्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उस मटेरियल में, उसको मेजर करने के लिए अलग से बनी। क्या होता है कि जब हम इस चौक के अंदर कितने कैल्शियम के एटम्स होंगे, इसको गिनने थोड़ी बैठेंगे 1000 करोड़ में, या फिर हम बोलें कि जो आपका फॉरेन का सिस्टम है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसमें थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, ओके, वो भी सिस्टम फेल है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया और उसमें मोल यूनिट डेवलप की गई। क्या डेवलप की गई, मोल, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं MOL। थोड़ा सा मैं इसको अवश्य समझाना चाहूंगा। 1 मोल बराबर कितना होता है, टेल मी, सोचो, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको 1 मोल कहते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल होना मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल होना, या बिलियन, ट्रिलियन सब खत्म हो जाए तो उसके बियॉन्ड है ये, ओके। तो इतने, और हम कई बार बोलते 20 मोल है, 50 मोल है, 100 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे मोल का मतलब ये रहता है आपका। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी। अब इनसे मिलकर जो यूनिट बनती है उनको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी क्या है आपकी, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगली मैं क्या समझा रहा हूं आपको, डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होगा,
जो इनकी मदद से बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यूनिट क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसमें किलोग्राम मीटर सेकंड सबका यूज किया, तो ये डेराइव्ड यूनिट है। फोर्स की यूनिट जो होती है जिसको हम न्यूटन कहते हैं वो वास्तव में है क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसके तो ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट्स, सो इनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो हमारे यूनिट सिस्टम में बेसिकली कितने प्रकार के यूनिट सिस्टम है हमारे पास, 4 उपलब्ध यूनिट सिस्टम है। उसमें एक सीजीएस यूनिट सिस्टम है, दूसरा है एफपीएस यूनिट सिस्टम, तीसरा है एमकेएस और चौथा है एसआई। नाउअडेज हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो एसआई यूनिट सिस्टम में ही करते हैं। और इस एसआई यूनिट सिस्टम में एक बार ध्यान से देख ले, लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पियर है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। और मोल में जो फुल फॉर्म है उसका MOLE लिखा था और शॉर्ट में क्या लिखते हैं MOL। तो इस प्रकार से ये हमारा यूनिट सिस्टम रहा। तो ये जो यूनिट सिस्टम है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसमें 7 फंडामेंटल दिए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कही गई है। 2 क्या कही गई है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो भी वास्तव में फंडामेंटल यूनिट्स को ही है हिस्सा है, पर बाद में लिखी गई थी इसलिए उसको क्या दे दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। सो नाउ हम उन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी देख लें। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक है आपका प्लेन एंगल, जिसको हम केवल क्या कहते हैं एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल है वास्तव में वो। तो प्लेन एंगल की यूनिट में आपको सिखा चुका हूं क्या होती है रेडियन, और RAD केवल लिखते हैं ना शॉर्ट में। तो जब भी 1 रेडियन लिखना हो तो 1 RAD, ओके। तो 1 रेडियन समझाया था, 1 रेडियन किसको कहते हैं, याद आना चाहिए 1 रेडियन किसको कहते हैं, 1 रेडियन एंगल किसको कहते हैं। जस्ट मिनट आई विल क्लियर द बोर्ड। अब आपको मैं 1 रेडियन समझा दूं कि फिर से एक बार सिखाऊं कि 1 रेडियन क्या है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ इनकी 2 सहेलियां हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके। उसमें 1 ये एक प्लेन एंगल के लिए क्या है रेडियन। समझने की कोशिश करें कि 1 रेडियन क्या होता है। किसी सर्कल के सेंटर पर ये जो आर्क है, अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो जो एंगल सेंटर पे बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन is the angle subtended by arc of length equal to the radius at the center of the circle. Is it clear? What is 1 radian? 1 radian is the angle subtended by an arc of length equal to the radius at the center of the circle. Is it clear? Now 1 radian को हम डिग्री में भी आगे जाके कन्वर्ट करेंगे। वैसे एंगल का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, एंगल थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब मैं आपको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। ये पूरा जो होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं 2 पाई रेडियन। क्या कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो उससे आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हम 1 रेडियन की ओर नहीं जा रहे, हमने क्या सीखा कि 1 रेडियन किसको कहते हैं, डेफिनेशन सीख ली। 1 रेडियन क्या होता है, it is the angle subtended by an arc which have the length equal to the radius at the center. Now अगर पूरे की बात करें तो आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई r, ओके 2 पाई r, और रेडियस कितनी होगी r। तो एंगल कितना होगा सेंटर पर, एंगल होगा थीटा बराबर 2 पाई रेडियन, जिसको आप कहते हो 360 डिग्री। क्या कहते हो 360 डिग्री, एम आई राइट। सेंटर पे कितना एंगल बनता है टोटल 360 का, परंतु रेडियन की भाषा में कितना बनेगा 2 पाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। समझ में आ गया। अगर कोई पूछे 1 रेडियन कितना होगा तो 2 पाई को नीचे ले जाओ, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, तो पाई की वैल्यू रख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए,
57 डिग्री पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इस प्रकार से 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी डिग्री के भी फ्रैक्शन सिखाऊंगा आपको। क्या सिखाऊंगा? डिग्री के भी फ्रैक्शन। ओवरऑल पहले हम 1 डिग्री के बारे में भी समझ ले कि 1 डिग्री को स्मॉल कैसे किया जाता है, कैसे कैसे स्मॉल हिस्से होते हैं 1 डिग्री के। तो समझ में आ गया प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है हमारे पास? रेडियन। यहां पर ध्यान दे, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या पढ़ा है हमने कि हमको 1 डिग्री सिखाया गया है। हम छोटी क्लास से 1 डिग्री सीखते आ रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल। तो 1 डिग्री के स्मॉल पार्ट्स करते हैं, तो 1 डिग्री को छोटे छोटे 60 हिस्सों में तोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं मिनट। 1 मिनट का भी एंगल बनता है। बड़ी बात है ना। पहली बार सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक 31 डिग्री से 32 डिग्री बनाना हो तो लाइनें इतनी पास पास होती है, पर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्कआउट करेंगे तो यहाँ 1 डिग्री, जो 1 डिग्री एंगल है, उस 1 डिग्री के भी 60 छोटे छोटे हिस्से होंगे। तो कोई पूछे कि 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट इज द एंगल, मिनट इज द आल्सो यूनिट ऑफ एंगल। और मिनट का सिंबल ये केवल छोटी सी डैश ऊपर लगा देना। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। अब आपको ये बताऊंगा आगे, जिस पर और आप आश्चर्यचकित होंगे। 11th हम पहली बार सुनते हैं हम लोग। ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट के भी 60 पार्ट्स हैं। 1 मिनट एंगल के भी कितने पार्ट्स हैं? 60 पार्ट्स हैं। और अगर 1 मिनट को कहा जाए तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, और सेकंड्स ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, ये एंगल की यूनिट है, इसलिए ये घड़ी के टाइम वाली यूनिट्स नहीं है। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स जो हम घड़ी में सीखते वही के वही यहाँ पे भी, परंतु ये एंगल के लिए यहाँ पे। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना होगा? जब 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 मिनट कहेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इस प्रकार से। चलिए बढ़िया है, कुछ कुछ आपको आने लगा ना। इसको हम और आगे ना खींचते हुए एक दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन थी आपकी? सॉलिड एंगल। यूज कर लिए हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम एक बार 12th में भी कहीं यूज करेंगे। सॉलिड एंगल आपको याद दिला दूं, जो आइसक्रीम का कोन आता है तो कोन पर जो एंगल बनता है सॉलिड के अंदर बनेगा। आप अगर कोन को, एक कोन को, 2 कोन को आपस में से जमाते जाओ तो आप स्फीयर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? स्फीयर। ओके, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है कोन के, कोन की नोक पर जो एंगल बनता है, सॉलिड के अंदर जो एंगल बनता है, वो एंगल होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। और उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। और फॉर्मूला क्या होगा? ये जो अपन आइसक्रीम के कोन के ऊपर का जो कवर है, इसका मान लीजिए एरिया ए है, और ये जो हाइट है इसको हम क्या कहेंगे? आर बोल दिया अपन ने। ओके, तो यहां लिखते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा सॉलिड एंगल। क्या आएगा आपका? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बराबर क्या हो जाता है? जिस हम सॉलिड भाग में निकालते ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और जहां सेंटर तक जोड़ रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से वहां तक की, तो वो हो गई आर स्क्वायर के रूप में आपकी। तो ए अपॉन आर स्क्वायर करके क्या मिलता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल समझ में आ गया, इतना ही बहुत है। अभी जब जरूरत पड़ेगी तब हम और डेप्थ में समझेंगे। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और अगर हम इसका सिंबल देखेंगे तो एस आर। क्या है? एस आर। कैपिटल एस भी नहीं होता है, शायद स्मॉल एस आर होता है। ओके, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल है। क्लियर? मैक्सिमम सॉलिड एंगल किसी सॉलिड के अंदर कितना बन सकता है? मैक्सिमम सॉलिड एंगल किसी सॉलिड के अंदर कितना बन सकता है? दैट विल बी 4 पाई। कितना बन सकता है? 4 पाई का मैक्सिमम सॉलिड एंगल बन सकता है। ये एंगल और सॉलिड एंगल मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इस पर क्वेश्चंस भी करने वाला हूं और समझाने वाला भी हूं, इसलिए मैं यहां इसको इतना ज्यादा नहीं खींच रहा हूं। इज इट क्लियर? अब मेरी आगे की ओर जा रही है। कुछ नई यूनिट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं। नई यूनिट्स के मतलब हमारे पास कुछ लेंथ को मेजर करने के लिए, कुछ मास को मेजर करने के लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं। जैसे कि यहां से
नेपच्यून की दूरी, प्लूटो की दूरी तो मीटर और किलोमीटर में नहीं नापेंगे अपन, वहां नई तरीके की टेक्निक यूज करेंगे। ओके, तो कुछ नई यूनिट्स है आज हमारे पास, उन नई यूनिट्स को सुनना है, समझना है, और इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है आपका? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ये तो वन मैंने अलग से लिख दिया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, उन्होंने उसको एक यूनिट मान लिया। अब कोई सा एक स्टार है, फॉर एग्जांपल स्टार नंबर जेड, तो स्टार जेड जो है वो अर्थ से सन की जो दूरी है उसका लगभग 100 टाइम है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि वो स्टार जेड 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। कितना दूर है? 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। कोई और दूसरा स्टार है वाई, वो स्टार वाई क्या है? 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। स्टार बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, जबकि पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, फिर भी बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो मैं बोल रहा हूं उससे भी ज्यादा है। 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 700 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कुछ भी नहीं, इनसे भी कई गुना ज्यादा दूरियां हैं। इसलिए हमने अब उनको, उनकी दूरियों को मेजर करने के लिए एक नई टेक्निक डेवलप कर ली, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 यूनिट। कितनी होती है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इतनी लंबी यूनिट को अब हमने एक नाम दे दिया, 1 मीटर। अरे आपको भी समझ में आता है, अपन ने 1000 मीटर को किलोमीटर कहना चालू कर दिया। कहते हैं ना 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, जबकि किलोमीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्या है? मीटर। परंतु इंदौर की दूरी को लिखना हो तो हम मीटर में थोड़ी लिखते हैं, हम किस में लिखते हैं? किलोमीटर में। इसी प्रकार दूरियां जब बड़ी हो जाती है तो एक नई यूनिट सिस्टम की डेवलप जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट बना लिया हमने? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक और है जिसको कहा जाता है लाइट ईयर। क्या कहा जाता है? लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ये बहुत बड़ी यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कई गुना बड़ी है। समझ में आ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 10,000 गुना बड़ी है लगभग लगभग। क्या है ये? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या है ये? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये लाइट ईयर है। लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी को उन्होंने एक यूनिट ही बना लिया, और उस यूनिट को क्या कहते हैं? लाइट ईयर। लाइट एक सेकंड में कितना चलता है आपको पता है ना? आपको तो पता है। 1 लाइट ईयर कैसे निकाल सकते हैं? लाइट एक सेकंड में चलता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। कितने मीटर चलता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ओके, नाउ ये एक सेकंड में चला। अब एक मिनट में कितना चलेगा? तो 60 से मल्टीप्लाई करो। एक घंटे में कितना चलेगा? तो और 60 से मल्टीप्लाई करो। एक दिन में कितना चलेगा? तो 24 आवर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करो। एक साल में कितना चलेगा? तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करो, तब जाके पता चलेगा कि लाइट एक साल में कितने मीटर चलेगा, और उसी को क्या मान लिया गया? लाइट ईयर। ये कई स्टार्स की, कई गैलेक्सियों की दूरी बताने के लिए आती है। आपको पता होगा कि अपन मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार्स हैं। हम तो केवल एक सूर्य के पास में हैं। वी आर नियरली ओनली वन नियर टू सन। एक सूर्य एकमात्र हमारे पास का स्टार है जिसकी गर्मी को हम सहन कर रहे हैं अभी। ओके, जिससे फायदा भी है, और गर्मी के दिनों में कितनी हीट लगती है वो एक अलग फैक्टर है, बट ये एक स्टार मात्र हमारे नियरेस्ट है। और ऐसे हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार है? 10 टू द पावर 11 स्टार हैं। और आप केवल कल्पना करो कि पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियां होगी, जीवन कितनी जगह होगा। क्योंकि जब हम सन के एक पास में हैं और सन के पास में एक पृथ्वी का वजूद है, तो ऐसे कितने स्टार है? 10 टू द पावर 11 स्टार हैं। और इसमें से अगर हम कुछ एक स्टार्स पे भी मान लें कि लाइफ पॉसिबल होगी उसके आसपास के सिस्टम पर, तो मे भी पॉसिबल। और ऐसी कितनी गैलेक्सियां मानी गई है? ऐसी कितनी गैलेक्सियां मानी गई है? तो आपको बता दूं 10 टू द पावर 11 गैलेक्सियां मानी गई है। और इस आधार पर ये गैलेक्सीज हैं आपकी
तो टोटल स्टार्स की संख्या 10 टू द पावर 22 हो जाती है। चलिए छोड़िए, ये हमारे को थोड़ी काउंट करना है। ओके, हम तो यूनिट सिस्टम सर पढ़ रहे हैं और आप हमको गैलेक्सी और स्टार याद करवा रहे हो। कोई बात नहीं, ये हमारी लाइट ईयर हुई। एक नई यूनिट बता रहा हूं आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद, पैरालैक्टिक सेकंड। क्या है आपका? पैरालैक्टिक सेकंड। ये सेकंड समझ के टाइम की यूनिट मत समझ लेना इसको। पैरालैक्टिक सेकंड को पारसेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पारसेक। PAR, पेरा से आ गया, और सेकंड के लिए SE, तो पारसेक भी इसको कहा जा रहा। पैरालैक्टिक सेकंड को ही पारसेक कहा जाता है। अब ये सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की, अभी तक इससे बड़ी यूनिट लेंथ की अभी नहीं बनाई गई साइंटिस्टों द्वारा। तो पैरालैक्टिक यूनिट या पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो लंबाई की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। ओके, परंतु क्या है आप समझें इसको, जब ये वो डिस्टेंस है, ये वह डिस्टेंस है जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 1 सेकंड का। अभी बताया था आपको 1 सेकंड क्या होता है। मैंने बोला था कि एंगल्स की यूनिटें याद कर लो। एंगल को केवल रेडियन में नहीं नापेंगे, केवल डिग्री में नहीं नापेंगे। डिग्री के भी कितने पार्ट्स हैं? 60 पार्ट्स। उसको 1 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट के कितने एंगल्स के डिवाइडेशन होते हैं? 60 डिवाइडेशन होते हैं, उसको 1 सेकंड का एंगल बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस जो r है इसको पारसेक कहते हैं। पारसेक, पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर in which case 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. Parsec is the distance from the center, okay, in which case 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. अब ये कैसे नापी जाएगी, ये कितनी होगी? तो हम लोगों ने अभी सीखा है, यहां सीखा था कि एंगल, एंगल बराबर क्या होता है? आर्क, आर्क हमारा AB था, अपन रेडियस। अब हमारे को आर्क पता है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया? आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा क्या है आपका? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और डिवाइडेड बाय एंगल कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सभी वैल्यू रखेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रखेंगे, 1 सेकंड की वैल्यू रखेंगे। 1 सेकंड को किस में बदलना है? रेडियन में बदल कर रखना है। सिखाएंगे। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट, 1 डिग्री को रेडियन में करना है, 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 सेकंड है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके यहां रखेंगे और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यहां रखेंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा 1 पारसेक इक्वल टू, तो वो आता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। कितना आता है? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है 1 पारसेक। तो 1 पारसेक की डेफिनेशन को सर्च करें, लर्न करें, क्योंकि जब हम 11th की एग्जाम देते हैं तो 11th की एग्जाम में ये 3 वैल्यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर क्या होता है, पारसेक क्या होता है, ये टीचर्स पूछते हैं। तो आप इसको तैयार करके रखें। तो पारसेक क्या है? ये तो एक लेंथ है जिसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क का एंगल सेंटर पे कितना बनता है? 1 सेकंड का। ये तो सर लंबी लंबी यूनिटों की बातें हो गई। स्मॉलर यूनिट की बात करना हो तो अगर कोई बोले कि एटम की रेडियाई क्या होती है, तो क्या मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे? नहीं भैया, वहां एक नई यूनिट चालू हो जाती है। अगर हम एटम की रेडियाई की बात करेंगे तो वहां एंगस्ट्रॉन में आती है। किस में आती है? एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 10। अब 10 जीरो लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या लिख दिया? 10 टू द पावर 10। इसी को हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। इज इट क्लियर? बहुत ही स्मॉल यूनिट है आपकी। अब इसके बाद एंगस्ट्रॉन के बाद अगर किसी ने पूछा कि सर हमको तो न्यूक्लियस की रेडियाई नापना है, अरे भैया एटम, और फिर एटम के अंदर आप न्यूक्लियस में गए तो न्यूक्लियस समझ जाइए 10,000 गुना छोटा है या 1,00,000 गुना छोटा है। बहुत ही छोटा होता है एटम से। एटम के मुकाबले न्यूक्लियस, एटम के मुकाबले
न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की साइज से एटम का साइज 1,00,000 गुना बड़ा तक है, तो यहां पर न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा, उसको हम फर्मी में नापते हैं। किस में नापते हैं? फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये स्मॉलेस्ट लंबाई नापने की व्यवस्था है मेरे पास, 1 फर्मी। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चनों में हम जो यूनिटें यूज करते हैं उसमें हम माइक्रोमीटर भी यूज करते हैं, माइक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर की रेंज का। तो 1 माइक्रोमीटर समझ में आ गया, 1 माइक्रोन समझ में आ गया आपको, ये माइक्रोमीटर हो गया। बाकी सेंटीमीटर और मिलीमीटर को तो आपको हजारों क्वेश्चनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप समझ जाइए। अगर कहीं लिखा है 7 सेंटीमीटर, तो जो सेंटी शब्द है वो 10⁻⁻2 के लिए आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 × 10⁻⁻2 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया। अगर कहीं लिखा होता, ये लिख दिया 5 मिलीमीटर है, तो क्या करेंगे? 5 और मिली शब्द किसके लिए आता है? 10⁻⁻3 के लिए आता। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। एक वर्ड होता है नैनो, नैनो वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है 6 नैनोमीटर, तो 6 इंटू, ये भी स्मॉलर यूनिट है, 10⁻⁹ के रूप में आ जाती है। जब हम लाइट की वेवलेंथ को पढ़ेंगे तो हम कई जगह पे नैनोमीटर में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे लाइट की वेवलेंथ का, या एंगस्ट्रॉन में पढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर की रेंज की है। तो ये कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताई है, जिसके छोटे छोटे फॉर्मेट भी बताए अलग तरीके से। बात आती है मास की यूनिट। किसकी बात आती है? मास की। और मास की जो ऐसा यूनिट है वो तो किलोग्राम है, परंतु जैसे कि किसी एटम का मास निकालना हो, या प्रोटॉन का मास निकालना हो, न्यूट्रॉन का मास निकालना हो, न्यूक्लियस के अंदर का मेजरमेंट किया जाता है, तब ये किलोग्राम किलोग्राम के बजाय हम वहां पर एक यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 है, उसके एक एटम, मतलब एक एटम का जो भी मास था उसको 12 से डिवाइड कर दिया। क्या है ये? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को किससे डिवाइड किया गया? 12 से। तो उसका जो 12वां हिस्सा है उसे कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो लगभग है आपकी 1.6, कितना आएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना आता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल एटॉमिक मास यूनिट हो गई। हाँ, मेरे मुंह से गलती से निकला और वही मैं गलती बताना चाहता हूं। एग्जाम में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU होता है और एटॉमिक मास होती है AMU। इसमें स्मॉल यूज होता है, इसमें कैपिटल यूज होता है। ये डिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिट है, ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। और AMU यह मास की यूनिट है, और ये कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा है, बहुत ही छोटा है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। लगभग नियर टू मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो, एक सिंगल प्रोटॉन के मास के। तो और कोई यूनिट सिस्टम में नया अपडेशन आएगा तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो उसमें और थोड़ा सा अपडेट करके आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पर पढ़ते रहें। थैंक यू।